वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। हिंदू समाज में मंदिर आस्था के केंद्र होते हैं। वहाँ लोग मानसिक शांति और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। साथ ही वहाँ स्वेच्छा से धन या अन्य सामग्री दान करते हैं ताकि उसका इस्तेमाल धार्मिक कार्यों में किया जा सके। श्रद्धालु इस विश्वास के साथ मंदिर में दान करते हैं कि इस राशि को खर्च करते वक्त पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। मगर इस दान राशि में ही अगर हेर फेर होने लगे तो इसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या कहा जाएगा। मसला जब अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ा हो तो मामला और भी संवेदनशील एवं गंभीर हो जाता है। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेष दल गठित किया है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी है। खबरों के मुताबिक रिपोर्ट में दान राशि और कीमती सामान के प्रबंधन में कमियों का जिक्र करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की गई है। इससे स्पष्ट है कि मंदिर के वित्तीय मामले में कुछ तो हेर फेर हुआ है, जिसकी गहन जांच की ज़रूरत है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन और दान राशि से संबंधित आरोपों की जांच के लिए 13 जून को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। सरकार का दावा था कि एसआईटी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, मगर उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। जांच दल के अधिकारियों का कहना है कि यह है और इसे मीडिया से साझा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब सरकार के दावों और उसकी मंशा पर भी सवाल उठने लगे हैं। अगर जांच के दौरान मंदिर की दान राशि में किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। जिन श्रद्धालुओं ने राम मंदिर में राशि या कीमती सामान दान किया है, क्या उन्हें यह जानने का हक नहीं है कि उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ। अगर मंदिर के वित्तीय प्रबंधन में किसी तरह का हेरफेर कर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो इसके लिए जवाबदेही किसकी है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में हर साल देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं और वहाँ करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। ऐसे में दान राशि में गड़बड़ी से इस तीर्थ स्थल की छवि को भी नुकसान पहुँचेगा। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अमूमन किसी मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच प्रक्रिया शुरू की जाती है, लेकिन इस मामले में पहले जांच की गई और अब एसआईटी ने प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की है।
विपक्षी दलों का कहना है कि जब तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है तब तक कोई भी जांच बिना तीर के कमान जैसी है। ऐसे में एसआईटी न तो किसी आरोपी को पूछताछ के लिए समन भेज सकती है और न ही किसी को गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा इस बात को लेकर भी संदेह जताया जा रहा है कि मौजूदा जांच निचले स्तर के कर्मियों पर केंद्रित है, जबकि राम मंदिर में उच्च स्तर पर जिम्मेदारी संभालने वालों को इससे अलग रखा गया है। बहरहाल सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच हो ताकि सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। सरकार के तमाम दावों के बावजूद देश में आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के बाद अब वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने भी वर्ष 2026-27 में देश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.6% रहने का अनुमान जताया है, जबकि वर्ष 2025-26 में यह 7.7% और उससे पहले 7.1% थी। इसी की बदौलत भारत की गिनती दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में की जा रही थी। इन अनुमानों के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में संघर्ष से उपजी वैश्विक अस्थिरता है। इससे पूरी दुनिया में पैदा हुए ऊर्जा संकट का देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है। वैश्विक आर्थिक सुस्ती का जोखिम भी सामने है। इसके अलावा अल नीनो के प्रभाव से देश में मानसून कमज़ोर रहने की संभावना भी आर्थिक विकास की राह में बाधा उत्पन्न कर सकती है। स्पष्ट है कि चुनौतियां कम नहीं हैं और ऐसे में सरकार को देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रभावी एवं कारगर कदम उठाने होंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम एशिया में संघर्ष से पैदा हुए संकट का हवाला देकर अपनी रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.6% रहने का अनुमान जताया था। अब वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इससे साफ है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर सुस्त न पड़े, इसके लिए केंद्र और राज्यों सरकारों को हर मोर्चे पर तैयारी करनी होगी। ऊर्जा संकट से बाहर निकलने के लिए तेल और गैस आयात के नए विकल्पों पर विचार करने के साथ इसके नए स्रोत तलाशने होंगे। भारत इस समय कच्चे तेल की ज़रूरत का करीब 88% हिस्सा आयात करता है। कच्चे तेल की लागत बढ़ने से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का बोझ आम लोगों पर बढ़ रहा है। उत्पादन और परिवहन लागत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ रही है। बारिश कम होने और उर्वरकों की कीमतें बढ़ने से कृषि उत्पादन पर भी असर पड़ेगा।
नतीजा यह कि खाने पीने चीज़ें और महंगी हो सकती हैं। इन सब परिस्थितियों के बीच अगर अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा तो आर्थिक वृद्धि दर में सुस्ती को रोक पाना आसान नहीं होगा। स्टॉप।